हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोग की? चलिए, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मैंने आपको जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा दी थी, है ना? और लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने बोला था इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। Probability of A intersection B, intersection B मतलब probability of joint occurrence of both the events A and B, A और B दोनों के एक साथ happening की probability अगर निकालनी हो, probability of A into probability of B for given A, है ना? अगर A पहले happen होती है, in case B पहले happen होती है, तो probability of B into probability of A for given B, ऐसा कुछ है ना? I think ऐसा पढ़ा दिया था। और ये भी बोला था हम इसको extend भी कर सकते हैं, in case अगर तीन इवेंट हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना हो, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अगर A पहले हैपन होती है और A के बाद B हैपन होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन A, एंड देन अगर C हैपन होती है तो A और B पहले हैपन हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C फॉर गिवन A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना? तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। चलिए इस पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पॉइंट पर बेस्ड। तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, एक तरह से कॉमन सेंस है। जब मैं एक क्वेश्चन ये जो लिखूंगा और आपको सॉल्व करने को दूंगा, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट आप इसी रूल को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। अ बैग कंटेन्स a bag contains 12 items a bag contains 12 items of which 4 are defective, of which 4 are defective, 3 items are drawn one after the other. One after the other. Find the probability that all three are defective. Find the probability that all three are defective. तो ये क्वेश्चन है। तो एक बार में 12 आइटम्स है। 12 आइटम मतलब समझ लीजिए 12 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, और जिनमें से 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, 8 अच्छे बल्ब है। मैंने रैंडमली 3 बल्ब निकाले, वन आफ्टर द अदर, यानी पहला बल्ब निकाला सॉकेट में चेक किया, फिर दूसरा निकाला सॉकेट में चेक किया, मतलब वन आफ्टर द अदर। ठीक है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री आर डिफेक्टिव। ठीक है ना? तीनों के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 12 बल्ब है, 4 डिफेक्टिव है, इट मींस 8 अच्छे बल्ब है। ठीक है ना? तो 3 बल्ब निकाले वन आफ्टर द, तीनों के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब D1 इंटरसेक्शन, पहला भी डिफेक्टिव निकले, दूसरा भी डिफेक्टिव निकले, तीसरा भी डिफेक्टिव निकले, है ना? तो पहले तो हम इसको यार बिना फॉर्मूले के पहले आंसर निकालते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही बिना फॉर्मूले थ्योरी बिना पढ़ा आपको क्वेश्चन देता, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो मैंने इस बैग से एक बल्ब निकाला, पहला बल्ब डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डिफेक्टिव 4 है, टोटल कितने? 12, 4/12, है ना? पहला डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड बल्ब डिफेक्टिव निकले अंडर द कंडीशन दैट पहला डिफेक्टिव निकल चुका है। अब पहला डिफेक्टिव निकल चुका, तो डिफेक्टिव बचे कितने? 3, और टोटल बैग में कितने बल्ब बचेंगे? 11, है ना? इनटू, अब मैं तीसरा अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ, तीसरा अटेम्प्ट में भी डिफेक्टिव बल्ब निकले अंडर द कंडीशन पहले दोनों अटेम्प्ट में डिफेक्टिव बल्ब निकला है, तो 2 डिफेक्टिव बल्ब निकल चुके, 2 बचे आउट ऑफ 10।
तो ये तो हमने बाय डिफॉल्ट बिना किसी फॉर्मूले के लगा दिया, और ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है, यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 यानी पहला डिफेक्टिव निकले इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 फॉर गिवन D1 यानी सेकंड भी डिफेक्टिव निकले अंडर द कंडीशन दैट पहला डिफेक्टिव निकला है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 थर्ड भी डिफेक्टिव निकले अंडर द कंडीशन दैट पहला और दूसरा दोनों डिफेक्टिव है। तो फर्स्ट डिफेक्टिव निकले भाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कॉपी कर दीजिए 4/12 3/11 इनटू 2/10। ये है, तो इन नोटेशंस को लेके इतना टेंशन में नहीं आना, समझ गए? वो सेम इवेंट है जो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में सेट है। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, अब हम बात कर रहे हैं अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब ए के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का बी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना? तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे पढ़ेंगे? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी यानी बी हैपन हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए और बी इंडिपेंडेंट यानी बी के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का ए पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन ए अगर लिखा हो, लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए के हैपनिंग नॉन हैपनिंग का बी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दिस इज सिंपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी बार, बी हैपन नहीं हुई है, अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये बात बच्चों समझ में? तो अब अगर इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में लगा दें, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बन जाएगी? देयरफॉर for 2 therefore for 2 independent events A and B probability of A intersection B। तो जस्ट अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B को कैसे लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन A, लेकिन A और B इंडिपेंडेंट है तो इसको सिर्फ क्या लिख देंगे? PB। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना? तो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये एक तरह से एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे जिसमें पूछा जाए इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो मैथमेटिकल चेक हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। यानी हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब उनके ज्वाइंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और इनके इंडिविजुअल अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी ज्वाइंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो? उनके इंडिविजुअल अकरेंस की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही हो। तो दिस इज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके बेसिस पर हम चेक करेंगे, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंपैरिजन बताया था, तो मैंने बोला था आई थिंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला भी नहीं बताया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आज वाला भी बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो एबव इक्वेशन can be used as defining equation to check whether the two events are
टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। यानी इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं उस केस में जहाँ पर हमें चेक करना हो कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है ना। नोट, if A and B are if A and B are independent events, then first point A and B bar, A bar and B, अगर A और B independent है then A bar and B bar are also independent. Second, A bar and B are also independent. Third, A and B bar are also independent. ये रिजल्ट है कि अगर दो इवेंट A और B इंडिपेंडेंट, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार और B बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, A बार और B भी इंडिपेंडेंट होते हैं, A और B बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। इनका क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इनको यूज करके क्वेश्चन। तो पहले प्रूफ कर लेते हैं, तो तीनों का प्रूफ बिल्कुल सेम है, तो उनमें से कोई एक प्रूफ कर देता हूँ मैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार और B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। Let A and B are इंडिपेंडेंट है, मैंने सपोज कर लिया A और B इंडिपेंडेंट है ना। अगर A और B इंडिपेंडेंट है देन अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट अकरेंस, इनके जॉइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, इनके इंडिविजुअल अकरेंस का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है, A बार और B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। टू प्रूव A बार और B बार को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना इक्विवेलेंट है, और टू प्रूव दैट हम ये प्रूफ करके दिखा दें इन दोनों इवेंट के ज्वाइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल अकरेंस का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। अगर हम ये शो कर दें तो हम लोग बोल सकेंगे ये दो इवेंट भी इंडिपेंडेंट होंगी, है ना। अपन राइट हैंड साइड से मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार into probability of B bar. Probability of A bar means non-happening of A, that is 1 minus probability of A. Probability of B bar non-happening of B, 1 minus probability of B. Multiply कर लीजिए, 1 minus probability of A minus probability of B plus PA into PB, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको यूज कर लीजिए, A और B इंडिपेंडेंट है तो PA into PB को अपन लिख सकते हैं probability of A intersection B, है ना। तो अब अगर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो अंदर देखिए फॉर्मूला डेवलप होता दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस P इनटू PB को सिंगल स्ट्रोक में 1 को यूज किया जाए, देन आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, and inside this curly bracket you can see this is the formula of probability of A union B. This becomes 1 minus probability of A union B. A union B means either or, 1 minus either or equals to neither nor, यानी रेक्टेंगल में से यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, neither A nor B. This comes out to be probability of neither A nor B, probability of A bar intersection B bar, and hence A bar and B bar are independent, ठीक है ना। तो ऐसे बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट,
difference between mutually exclusive and independent events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट में डिफरेंस क्या होता है? जनरली क्यूरियोसिटी डेवलप होती है जब हम प्रोबेबिलिटी में 4-5-6 लेक्चर पढ़ लेते हैं, तब लगता है दोनों को इंडिविजुअली तो पढ़ लिया, अब दोनों को एक साथ कंपेयर करें, कंपैरेटिव स्टडी करें। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं जब उनमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, है ना। यानी दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मुझे ना तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है ना बी की, आप केवल इवेंट डिफाइन कर दीजिए, इवेंट ए ये है, इवेंट बी ये है, तो मैं केवल देख कर ही बता सकता हूँ बिना प्रोबेबिलिटी चेक किए कि यार ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंट में ये बात ट्रू नहीं है, आप दो इवेंट डिफाइन कर देंगे तो कुछ केसेस में तो हम बता सकते हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट ही डिफरेंट, मतलब एक अलग टाइप का होगा, एक ने डाइस थ्रो किया, एक ने कॉइन थ्रो किया और फिर बोला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इनको इंडिपेंडेंट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो दो इवेंट को इंडिपेंडेंट बोलने का हमें जो मैथमेटिकल टूल मैंने अभी डेवलप किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट अकरेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इनटू पीवी। तो अगर दो इवेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं तो हम उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अरे बात समझे, तो ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, और एक मोटे तौर पर अगर डिफरेंस देखना चाहें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अगर इवेंट्स को हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो उनके जो सर्कल्स होंगे वो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल आएंगे। और जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट में पॉइंट कॉमन होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो फिर उनका अगर इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर पॉइंट कॉमन नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि कोई दो इवेंट ऐसी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो इंडिपेंडेंट भी हो, तो एक ट्रिवियल केस हो सकता है। ट्रिवियल केस जैसे मान लिया कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 आ जाएगा, और अगर आप उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो P इंटू पीवी को 0 बनाने के लिए किसी एक इवेंट को इम्पॉसिबल लेना पड़ेगा। यानी A और B में से अगर कोई एक इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो उस केस में दो इवेंट A और B आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे एट ए टाइम, बट इट इज अ ट्रिवियल केस, मीनिंगलेस, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट केस। तो लिख भी देते हैं स्टोरी को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स mutually exclusive events are defined in terms of events. Mutually exclusive events are defined in terms of events, whereas independent events are defined in terms of probability of events. मतलब ये तो केवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट केवल इवेंट के टर्म में डिफाइन होती है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट जो होती है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में डिफाइंड होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स cannot have a point in common mutually exclusive event cannot have a point in common, that is अगर ए और बी दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है तो इनका इंटरसेक्शन का फाइनल सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, whereas independent events can have a point in common. इंडिपेंडेंट इवेंट में पॉइंट कॉमन हो सकता है, होना ही चाहिए। चलिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, एक हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस को थ्रो किया है, डाइस इज रोल्ड वंस, और इसमें एक इवेंट डिफाइन की है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। getting a multiple of 3, B, getting an even phase, दो इवेंट डिफाइन कर दी है ना। अब हमें चेक करना है कि ए और बी इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है या दोनों, उस तरह से चेक करना है। तो गेटिंग इन मल्टीपल ऑफ 3, तो इस इवेंट ए में दो एलिमेंट आएंगे, 3 और 6। गेटिंग एन इवन फेस, तीन एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6। आ रही बात समझ में? अच्छा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाले तो एक कॉमन एलिमेंट 6 दिख रहा है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, तो एक बात तो समझ आ गई, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना। implies A, B are not mutually exclusive events, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अब इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है या नहीं। अच्छा, ए में अगर ये इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक्सपेरिमेंट कौन सा? डाइस का। 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 एलिमेंट है, 3/6 दैट इज 1/2, है ना। एंड वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/6, और 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3 क्या बन जाएगा? PA इंटू PB, ठीक है ना। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने ये शो कर दिया कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट हमने ए और बी डिफाइन की है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, जबकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनका ज्वाइंट अकरेंस इनके इंडिविजुअल अकरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल है, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना। तो कभी भी चेक करने को आएगा इवेंट्स इंडिपेंडेंट है नहीं, तो आप इसी तरह से चेक करेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, if A and B are if A and B are any two events with probability of A 3/8, probability of A 3/8, probability of B 1/2, 3/8, 1/2, and probability of A for given B, probability of A 3/8, probability of B 1/2, probability of A intersection B, sorry, probability of A intersection B is 1/4। मतलब probability of A पता है, probability B पता है, probability of A intersection B पता है, फाइंड। First part, probability of A union B. Second, probability of A complement intersection B complement.
probability of B for given A. अब कुछ भी होममेड टाइप के बना लो यार, 2-3 पार्ट. Probability of A intersection B bar, probability of B bar for given A bar, probability of A for given कुछ भी रैंडम होममेड कुछ भी बना लो यार. ऐसे एक आध पार्ट आ सकते हैं जे मींस वगैरह में. वेन डायग्राम को यूज करके सारे पार्ट निकालते हैं. यहाँ पर भी बार लगा दो यार तो अच्छा लगेगा. चलिए भाई वन बाय वन देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं. ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है 1/4. अगर 8 एलसीएम ले लिया जाए तो 3 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 3 4 7 minus 2 7 minus 2 5 5/8. ये तो आ गया यार. नाइदर ए नॉर बी, नाइदर नॉर का सीधा फॉर्मूला होता है 1 minus either or, है ना. तो 1 minus either or. जैसे मैं अगर एक रेक्टेंगल बना दूं, ये ए है ये बी है ना. तो ये तो जानते हैं ए यूनियन बी तो पूरा दोनों सर्कल से कवर्ड रीजन है. दोनों सर्कल के जो बाहर का रीजन होता है दिस वन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइदर ए नॉर बी, नाइदर नॉर. ये जो रीजन दिख रहा है अंदर, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है. और इस रीजन की बात करें अगर हम लोग तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये तो फिर पहचानते ही ए इंटरसेक्शन बी है. तो 1 minus probability of A union B, that is 1 minus 5/8, that comes out to be 3/8. अब conditional probability of B for given A का formula, probability of B for given A का formula, probability of B intersection A upon probability of A. तो A intersection B की probability 1/4, नीचे probability of A का divide देना, 3/8 का मल्टीप्लाई. ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर है, बी फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर. तो ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब वो प्लेयर जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानते हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग फुटबॉल. तो यानी ओनली ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए. तो ओनली ए का मतलब हो गया ए वाले कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लिया और कॉमन पार्ट दोनों का सबट्रैक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अपने पास 3/8 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज 2/8, दैट कम्स आउट टू बी 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फॉर गिवन ए बार बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर नॉर से मैंने निकाला हुआ है दिस वन 3/8, नाइदर नॉर निकाला हुआ है 3/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मीन नॉन हैपनिंग ऑफ ए. ए की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 3/8 है तो नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 5/8. 8 कैंसिल, आंसर इज 3/5, है ना. अब लास्ट पार्ट बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन ए यूनियन बी बार. तो वही ए फॉर गिवन दिस, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार.
अब यार ये सेट समझना पड़ा, थोड़ा सेट थ्योरी लगानी पड़ेगी। ये कौन सा सेट बनेगा? ए यूनियन बी बार कौन सा सेट होता है? ए का बी बार के साथ यूनियन, तो ए का बी बार के साथ यूनियन, तो ए तो पूरा आ जाएगा। और बी बार मतलब ये बी को छोड़कर बाकी पूरा रीजन कवर कर ले हम और साथ यूनियन ले, तो आई थिंक ये निगेशन हो जाएगा इस सेट का। दिस इज एक्चुअली द निगेशन ऑफ दिस, है ना। तो ए ये रहा और ए ये रहा, है ना, ए ये रहा और ए यूनियन बी बार पूरा सेट, और इसका ए से इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन बी बार में ए तो पूरा पूरा आ ही रहा है, और इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, आई थिंक कॉमन एरिया आ जाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी बार को अगर मैं डिस्प्ले करूं, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी बार को अगर वेन डायग्राम में डिस्प्ले करें तो ए तो पूरा आ जाएगा, तो बी बार भी सारा कवर करना, बी बार मतलब बी को छोड़कर बाकी सारा। तो ये जो शेडेड रीजन आ रहा है, दिस शेडेड रीजन इज एक्चुअली ए यूनियन बी बार। अब ए यूनियन बी बार का ए से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया ले, आई थिंक वो पी आ जाएगा, है ना। और ए यूनियन बी बार को आप समझ ही रहे हैं, अब हमने जब डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पर, तो ये निगेशन किसका है? ओनली बी का। तो इसको लिख दे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, आई थिंक, है ना, ये आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ऊपर, आंसर ही निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/8 ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी ओनली बी की प्रोबेबिलिटी, ओनली बी मतलब बी की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 1/2 माइनस कॉमन एरिया 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो 3/8, 1/2 माइनस 1/4 बचेगा 1/4, 1/2 माइनस 1/4 1/4, और 1 माइनस 1/4 इज 3/4, आई थिंक, इफ आई एम राइट, है ना। 3/8 अपॉन 3/4, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ रहा है आंसर। तो इस तरह कुछ भी होममेड टाइप का बना के दिया जा सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप उस केस में बस ये करिएगा कि इसको वेन डायग्राम बना के शेडेड एरिया देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है ना। जेईई मेंस लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, सिंपल सा। चलिए मूव करते हैं आगे। Find what B for given A if first part A is a subset of B. A is a subset of B. Second, A and B are disjoint. A is a subset of B. बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल टाइप का। B फॉर गिवन ए निकालना है और फर्स्ट केस है A is a subset of B। तो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, है ना। अब A इंटरसेक्शन A इज a subset of B, यानी A is contained in B। A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है। जैसे मैंने ये B ले लिया और A ये वाला सीन है, A B के अंदर लाई कर रहा है, तो A और B का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन का कॉमन रीजन A आ जाएगा, तो दैट बिकम्स, तो श्योर इवेंट आ जाएगी, है ना। और जब A और B डिसजॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर A और B डिसजॉइंट है
डिसजॉइंट होंगे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी। डिसजॉइंट का मतलब वो उनको रिप्रेजेंट करें सर्कल नॉन ओवरलैपिंग होंगे, सेपरेटेड होंगे। ये ए बन गया, ये बी बन गया। ए और बी का अगर सेपरेटेड सर्कल में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं, डिसजॉइंट इवेंट्स आएंगे। डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना। डिसजॉइंट को हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। तो अगर ये डिसजॉइंट इवेंट है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए 0 हो जाएगा। तो एक केस में श्योर इवेंट आएगी, एक केस में इम्पॉसिबल इवेंट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट A part. A bag contains 2 red, 3 green, and 4 black balls. 3 balls are drawn. 3 balls are drawn. Three balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. Find the probability that they are of different colors. And the probability that they are of different colors है ना। इसको इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है when not replaced, सेकेंड पार्ट है when replaced। ये क्वेश्चन है। तो देखिए बैग का कंटेंट दे रखा है। एक बैग में 2 रेड 3 ग्रीन और 4 ब्लैक बॉल्स है ना। 3 बॉल्स मैंने ड्रॉ किए बैग से 1 by 1 एट रैंडम, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली तीनों बॉल डिफरेंट कलर की है। और इस प्रॉब्लम को दो केस में सॉल्व करना। पहला केस को जब बॉल को रिप्लेस नहीं किया, बॉल को रिप्लेस ना करने मतलब बैग से बॉल निकाली, कलर देखा, पॉकेट में रखी। फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया, बॉल निकाली, कलर देखा, पॉकेट में रखी। यानी देखने के बाद उसको बैग में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। आ रही बात समझ? तो ऐसे केस में हम चाहते हैं तीनों बॉल डिफरेंट कलर की आए। तो तीनों बॉल डिफरेंट कलर का मतलब हुआ एक रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए और एक ब्लैक आ जाए। तो बैग में रेड बॉल कितनी है? 2 है। तो 2 में से एक बॉल 2C1, ग्रीन है 3C1, ब्लैक है 4C1। आ रही बात समझ? टोटल बॉल कितनी? 4 3 7 2 9, 9 में से कोई भी 3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फिर बैग से हम बॉल निकाल रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, तो हम लोग कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यूज करते हैं ऐसे केस में। सेकंड केस है व्हेन रिप्लेस्ड। व्हेन रिप्लेस्ड का मतलब है मैंने बॉल निकाली, कलर देखा, कलर को कॉपी पे नोट किया और बॉल को उसी बैग में ट्रांसफर कर दिया। फिर सेकंड बॉल निकाली, कलर देखा, कॉपी पे नोट किया कलर और उसको इसी बैग में डाल दिया, है ना। यानी पहला जब अटेम्प्ट लिया था तब भी बैग में 9 बॉल थी, सेकंड अटेम्प्ट लिया हमने तब भी 9 बॉल है, थर्ड अटेम्प्ट में लेने जा रहा हूँ तब भी बैग में 9 बॉल है। तो जब सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट होता है तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अगर आप बिगिनर है प्रोबेबिलिटी में तो आपको ये स्टेप ध्यान देनी है। और इट इज एक्चुअली आइडियल क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स। यानी ये वो स्पॉट है जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे को पहली बार जब पढ़ रहा होता है तो डाउट आता ही है, और इस लेक्चर के बाद ये डाउट फिर आपको कभी नहीं आएगा। रिपीट करता हूँ, जब सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट होते, बॉल निकाला, कलर देखा और बैग में डाल दिया, तो ऐसे केस में कभी हम कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यूज नहीं कर सकते।
ये वाला कोफिशिएंट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 9c3 का पता समझते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन ऐसा होता है। यानी कि हम तब लगाते हैं जब बॉल कम हो रही हो, यानी पहली बॉल निकाली, कलर देखा, बाहर रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, पहली बॉल जब निकाली थी तब 9 बॉल थी, सेकंड अटेम्प्ट लिया तब 8 बॉल थी, थर्ड अटेम्प्ट लिया तब 7 बॉल थी। यानी जब बॉल कम हो रही हो, यानी सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तब हम ये कॉम्बिनेटोरियल लगाते हैं। जब सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट है तब हम इस तरह का वर्क नहीं करते। अब बात है कि फिर अब करेंगे कैसे यार प्रॉब्लम? तो कर लेंगे यार। टोटल 9 बॉल थी, 3 बॉल निकाली, मैं चाहता हूँ 3 बॉल डिफरेंट कलर की, यानी एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है। मैं बैग से बॉल निकाल रहा हूँ, पहली बॉल रेड कलर की है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बैग में रेड वाले 2 है, टोटल 9, 2 बाई 9 है ना। बैग से बॉल निकाली, कलर देखा, रख दिया। अब मैं सेकंड अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ, बैग में अभी भी बॉल 9 ही है, मैं सेकंड अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ, सेकंड अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल आ जाए, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 9 है ना। फिर बॉल निकाल के बैग में डाल दिया, थर्ड अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ, थर्ड अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल आ जाए, प्रोबेबिलिटी 4 बाई 9। तो एक ब्लैक आ गई, एक रेड आ गई और एक ग्रीन आ गई। बोलिए आंसर आ गया क्या? सही आंसर या कुछ मॉडिफिकेशन बचा है? सही है क्या? नो, सही नहीं है यार। हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी निकाली? हमने प्रोबेबिलिटी इसमें ये निकाली कि पहली रेड आए, ये रेड की पहली रेड आ जाए, दूसरी ग्रीन आए, तीसरी ब्लैक आए। मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है कि पहली बॉल रेड हो, दूसरी ग्रीन हो, तीसरी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। जबकि मैंने ये थोड़ी बोला था ऑर्डर की हमने बात ही नहीं की थी। हमने कहा मुझे 3 बॉल चाहिए, उनमें से एक रेड हो, एक ग्रीन हो, एक ब्लैक हो, ऑर्डर कोई भी हो, यानी सारे ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर 3 कलर को हम कितने तरह से परम्यूट कर सकते हैं, 3 कलर के अपने इंटरनल अरेंजमेंट। फैक्टोरियल ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, आप कहेंगे सर आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसमें एक्चुअली ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट होता है। जब आप कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यूज करते हैं, तो अगर आप इसको इस मैनर से लिखना चाहे तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए 2/9 पहला आएगा, 3/8 दूसरा आएगा, 4/7 तीसरा आएगा, और नीचे जो 9c3 का फैक्टोरियल 3 था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इन दोनों पिक्चर को देखिए, आप बहुत अच्छे से आपको फील आ जाएगी कि सर दोनों बातें एक ही हैं, बस यहाँ पर बॉल्स कम हो रही है, पहले में 9 थी, दूसरे में 8 थी, 7 थी, तो फैक्टोरियल 3 तो यहाँ पर भी है, क्योंकि सारे ऑर्डर तो हमने यहाँ पर भी लिए और सारे ऑर्डर हमने यहाँ पर भी लिए। यहाँ पर ये बाई डिफॉल्ट ऑर्डर काउंट हो जाते हैं, इसलिए अलग से मल्टीप्लाई करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती इस प्रोसेस जब कॉम्बिनेटोरियल यूज करते हैं। लेकिन जब आप 1 बाई 1 लेते हैं तो हमें यहाँ पर ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है दोनों में बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम का ये ए पार्ट था, इसी के साथ मैं इसका बी पार्ट भी डिस्कस करता हूँ। इसी प्रॉब्लम का बी पार्ट, जब ये प्रॉब्लम दोनों प्रॉब्लम एक साथ कर लेंगे तो फील आ जाएगी, आगे फ्यूचर में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। इसी प्रॉब्लम का बी पार्ट, a purse contains a purse contains 10 tickets. A purse contains 10 tickets, 5 printed with I, 5 printed with I, and 5 printed with T. Five printed with I, 5 printed with T. Three tickets are drawn without replacement. Three tickets are drawn without replacement. Three tickets are drawn without replacement and arranged in the same order. And arranged in the same order in which they are drawn on the table.
in which they are drawn on the table. Find the probability that IIT is formed. Find the probability that IIT is formed. इस बात की probability निकालेंगे IIT form हो. Purse contains 10 tickets, 5 printed with I and 5 printed with T. एक पर्स में 10 tickets है, 5 पर I print है, 5 पर T print है. 3 tickets मैंने ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट ध्यान देना है ना, एंड अरेंज द सेम ऑर्डर इन विच दे आर ड्रॉन ऑन द टेबल, और उसी ऑर्डर में हमने एक टेबल पे रख दिए जिस ऑर्डर में उनको निकाला गया था. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए जो 3 टिकट्स निकाले उससे IIT फॉर्म हो. IIT बनना चाहिए, 2 I आना चाहिए और एक T आना चाहिए, 2 I and 1 T. तो मैं एक अप्रोच लगा रहा हूँ, 2 I 5 I अपने पास 5 T है, IIT बना लिया, 2 I चाहिए. 5 में से कोई भी 2 I ले लो, है ना, एक T ले लो, 5 में से कोई भी एक T ले लिया. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट हम यूज कर ही सकते हैं. 5 में से कोई भी 2 I ले लिया, एक T ले लिया, नीचे 10 में से कोई भी 3, है ना. ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ यार इसको लेकर, मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही है या गलत. मैं सही कर सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ. आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस. आपको सोचना है कि ये आंसर सही है या गलत. अगर गलत है तो मिस्टेक क्या हो रही है उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, और इन केस ये क्वेश्चन आपको दिया जाता तो आप कैसे अटेम्प्ट करते. तो मेरे ख्याल से आप तो ये कहते हैं कि सर ऑर्डर फिक्स कर दिया गया है, हमें IIT में ही जाना है, इसीलिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहे हैं. तो IIT में जाने के लिए पहला टिकट अपन कौन सा पिक करेंगे, I. तो 5 I है, पहला टाइम लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में I है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 I है ना. अब सेकंड टिकट भी I ही चाहिए अंडर द कंडीशन दैट पहला वाला टिकट I निकल चुका है. तो सेकंड I की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 4/9, क्योंकि सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, टिकट निकाल के बाहर रख दिया. तो 9 टिकट है जिसमें 4 I है ना. थर्ड अटेम्प्ट में हमें क्या चाहिए, T वाला टिकट चाहिए. तो T वाले कितने टिकट्स है 5, और अब बचेगी कितने 8. तो ये आंसर आएगा 5/10, 4/9, 5/8. लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से कर रहे होंगे तो देखिए क्या चेंज आएगा, 5C2 5/10 into 4/9 into 5/8. फैक्टोरियल 3 ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 2 नीचे, into 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर वाइज नहीं लिया, हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे किसके 2 I और 1 T की निकाली. यानी ये जो फिगर आ रहा है ये कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज का सम है, 2 I और 1 T के जितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ IIT, प्रोबेबिलिटी ऑफ ITI, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ TTI. ये 3 केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम है, IIT, ITI और TII. अगर आप ऐसे चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो यहाँ से आएगा, दिस वन. ये आंसर आ गया. और ये बात समझ में. तो इन केस अगर इसको अरेंज करना है, इसको बैलेंस करना, तो इसी में 3 से डिवाइड दे दीजिए. 3 केस बनेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, 3 से डिवाइड दे दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A problem in mathematics is given to 2 children who solve it independently. Who solve it independently
if probability of A solving it is half, and probability of B solving it is 2 by 3. Find the probability that the problem is solved. Find the probability that the problem is solved. इस बात की probability निकालिए प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक मैथ्स की प्रॉब्लम मैंने दो स्टूडेंट ए और बी को सॉल्व करने को दी है। ए सॉरी सॉल्व करे, प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी सॉल्व करे, प्रोबेबिलिटी 2/3 है। फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये मैटर नहीं करता कौन सॉल्व हो रहा है कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात करेंगे तो 3 केसेस आएंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें कि एक प्रॉब्लम को 2 बच्चों में दिया जाए तो 4 केसेस बनते हैं। 4 केसेस मतलब का मतलब कौन कौन से केसेस कि ए और बी दोनों सॉल्व कर ले। एक केस बना केवल एक कैंडिडेट सॉल्व करे तो इसके 2 केस बनेंगे, ए सॉल्व करे बी ना करे, ए ना करे बी कर ले, और एक केस ऐसा भी होगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो 4 में से 3 केसेस से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब दोनों में से कम एक बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, है ना। तो इसको इस प्रॉब्लम को कुछ लोग एडिशन थ्योरम से भी कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी फील आनी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, यानी दो में से कम एक बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। तो कुछ लोग कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सही सॉल्व कर प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी सही सॉल्व करे प्रोबेबिलिटी 2/3 है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की जा रही है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये इवेंट कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इनटू पी हो जाएगा, है ना। थोड़ा फील आनी चाहिए, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ठीक है ना। और मेंशन किया गया क्वेश्चन में, मेंशन किया गया फुल सॉल्वर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। तो p इनटू pb क्या हो जाएगा, 1/2 इनटू 2/3। आई थिंक 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 3 2 जा 2 2 द 4 माइनस 3 2 जा 4 3 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 5/6, है ना। कुछ लोग इसको सेकंड मैनर से कर लेते हैं। सेकंड मैनर होता प्रॉब्लम, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यानी क्या ना हो, ऐसा ना हो कि दो बंदे ए और बी जो अटेम्प्ट कर रहे थे प्रॉब्लम में दोनों फेल हो जाएं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, है ना। नाइदर ए नॉर बी, ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब नाइदर ए नॉर बी, ए और बी दोनों एक साथ फेल नहीं होने चाहिए। अच्छा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा था अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नॉन हैपनिंग ऑफ ए दैट इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार नॉन हैपनिंग ऑफ बी दैट इज 1/3। तो 1 minus 1/6 is again 5/6। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन इस थ्योरम को यूज करते हैं, कुछ एडिशन प्रिंसिपल से कर लेते हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability that a teacher
probability that a teacher takes a surprise test. Probability that a teacher takes a surprise test is 1 by 3. Is 1 by 3 if a student remains absent for 2 days. Then find the probability that he misses first part, exactly one test, at least one test. Third, at most one test. At most one test. ऐसा है. Probability that a teacher takes a surprise test. सरप्राइज टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और टेस्ट ना लेने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 2/3 होगी. अब स्टूडेंट 2 दिन एब्सेंट रहा और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली ही मिसेस, यानी उसका एग्जैक्टली एक टेस्ट मिस हुआ, कम से कम एक टेस्ट मिस हुआ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट मिस हुआ है. तो 2 दिन पर अगर हम केसेस बनाएं देन देयर आर 4 पॉसिबिलिटी. या तो सैंपल स्पेस की बात करें तो या तो दोनों दिन मैंने टेस्ट लिया होगा, जैसे पहले दिन टेस्ट लिया, दूसरे दिन थ्योरी पढ़ाई, पहले दिन थ्योरी पढ़ाई, दूसरे दिन टेस्ट ले लिया. अगर हो सकता है टी का मतलब, यहाँ पे टी का मतलब टेस्ट लेना, टी बार का मतलब टेस्ट ना लेना, है ना. तो या फिर ऐसा हो सकता है दोनों दिन मैंने टेस्ट नहीं किया. ठीक है ना. अब फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. इसका एग्जैक्टली एक टेस्ट मिस हुआ. एक टेस्ट मिस होने का मतलब है या तो ये हुआ या फिर ये. प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार प्लस प्रोबेबिलिटी टी बार टी, या तो ये हुआ हो या फिर ये हुआ हो. अच्छा, टेस्ट लेना और टेस्ट ना लेना इंडिपेंडेंट इवेंट है ना. तो टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी है 1/3. टेस्ट ना लेने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे कोई साइन अगर नहीं होता तो इंटरसेक्शन का साइन होता है. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसे ही लिखते हैं. आप चाहें तो टी इंटरसेक्शन टी बार लिख दें, लेकिन चलता है यार ये सब, है ना. 1/3 टी बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/3. आई थिंक कितना आएगा? 2/9 प्लस 2/9 दैट इज 4/9. सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट वन टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट मिस होना चाहिए. कम से कम एक टेस्ट मिस होना चाहिए. इसका मतलब या तो दोनों मिस हो जाए या फिर एक मिस हो, यानी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर आप ऐड करेंगे. तो एटलीस्ट वन को आप हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते चले. ऐसे केस हम रिवर्स अप्रोच यूज करते हैं. कम से कम एक टेस्ट मिस होने का मतलब है क्या नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि दोनों दिन टेस्ट ना हो, ये नहीं होना चाहिए. इसको छोड़कर कुछ भी हो तो जब हम इसका निगेशन लेंगे तो ये तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो आप सिंगल स्ट्रोक में करना चाहते हैं तो बस इसका निगेशन ले लें, या फिर आप तीनों को इंटरमीडिएशन में 2 को ऐड किया, आप तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, है ना. तो कम से कम एक टेस्ट मिस हो, यानी क्या ना हो, ये ना हो.
तो पहले दिन टेस्ट ना लेने की प्रोबेबिलिटी 2/3, दूसरे दिन भी टेस्ट ना लेने की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2 to the 4/9, 1 minus 4/9, that is 5/9। सही है क्या? थर्ड पार्ट, एट मोस्ट वन टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट मिस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट मिस होने का मतलब क्या ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो यार जिन 2 दिनों बच्चा एब्सेंट रहा उन दोनों दिनों सर ने टेस्ट ले लिया तो फिर दोनों टेस्ट मिस हो गए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर या तो आप इन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करें या फिर इसी का निगेशन ले लें। क्या ना हो, ये ना हो, दोनों दिन टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचे हुए तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। रिवर्स अप्रोच, तो पहले दिन टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे दिन भी टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/9, दैट कम्स आउट टू बी 8/9। आ रही है बात बच्चों समझ? तो बस यार आज यहीं तक रखते हैं, बाकी बात कर लेते हैं होमवर्क की। वैसे तो कुछ क्वेश्चन और भी बताने थे मेरे को, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? अटेम्प्ट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।